हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2000 की जो हमारी सीरीज चल रही थी, है ना, 2000 वाली जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है। आज ये पार्ट 3 होगा, ठीक है। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करा दिए हैं एंड पार्ट 3 आज होगा। ये आपकी 2000 वाली जो सीरीज चल रही है, जो आपकी टीजीटी स्पेशली टीजीटी की चल रही है, ठीक है। तो आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने 210 क्वेश्चन करा दिया था। 210 आपके ये फैक्ट हो गए थे, क्वेश्चन नहीं है, ये वन लाइनर है, फैक्ट बोल सकते हो, वन लाइनर बोल सकते हो। इसमें हमने 210 फैक्ट को कवर कर लिया था, जो आपकी टीजीटी स्पेशल टीजीटी वाली जो सीरीज ये चल रही है 2000 सीरीज वाली, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम 211 से देखेंगे। एंड जो पहली बार चैनल को वॉच कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सेशन को शेयर करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छा लग रहा है तो फीडबैक भी दिया करें, ठीक है। कि फीडबैक देना ये है कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इससे क्या होगा कि हमको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये फीडबैक देते हैं तो हमें क्या होगा, इससे आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वो काम आपका है और हम अपना काम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इसका दो पार्ट मैंने करा दिया है, तो 2 पार्ट आप जाके चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा वहाँ पे, ठीक है। आज ये 3rd पार्ट है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, विच प्ले इज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स फेयरवेल टू द स्टेज। शेक्सपियर का फेयरवेल प्ले कौन सा माना जाता है। फेयरवेल मतलब आखिरी विदाई वाला प्ले कौन सा माना जाता है। मतलब ये जो प्ले है ना, ये शेक्सपियर ने अपने जीवन के लास्ट में लिखा था, लगभग आई थिंक ऑलमोस्ट 1611 में, ठीक है। इसे इनका क्या कहा जाता है, फेयरवेल प्ले कहा जाता है, ठीक है। इसे स्वान स्वांग कहा जाता है, ठीक है, स्वान स्वांग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इसे स्वान स्वांग कहा जाता है, 1611 में आया था, फेयरवेल प्ले कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट लिखना बंद कर दिया था शेक्सपियर ने, ठीक है। तो वो उसका नाम क्या है, द टेम्पेस्ट। इसमें जो कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो नाम का जो कैरेक्टर है, वो खुद शेक्सपियर का एक सिंबॉलिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, वो उसके पास मैजिक रहता है, शुरुआत में मैजिक यानी कि उसके पास जादू रहता है, जादू से सारी चीज़ें कंट्रोल करता है वो। लेकिन लास्ट में जैसे जैसे प्ले ख़त्म होता है तो लास्ट में ये जो प्रॉस्पेरो है, ये अपना जादू क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। तो उसी तरह माना जाता है कि शेक्सपियर ने भी ये प्ले लिखकर अपनी राइटिंग को अलविदा कह दिया। इसलिए ये जो प्रॉस्पेरो है, ये खुद शेक्सपियर का प्रतीक माना जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे, इसमें भी हम 100 फैक्ट को कवर करेंगे, इसलिए जहाँ ज़रूरत ज़्यादा रहेगी वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अदरवाइज़ हम ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें 100 फैक्ट्स करने रहते हैं। तो पर वीडियो में मैं क्या करती हूँ, 100 फैक्ट्स को कवर करवा देती हूँ। ये आपकी रिविज़न के लिए बेस्ट रहेगा। आपकी जो टीजीटी एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन पहले हम फैक्ट को सारा कवर कर लें, देन हम इसी का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए वर्ड्सवर्थ सेकंड फैक्ट पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी डील्स विद व्हाट सेंट्रल थीम। तो वर्ड्सवर्थ की जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की मुख्य थीम क्या है, तो मुख्य थीम ये है कि द लॉस ऑफ चाइल्डहुड्स डिवाइन विजन ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ मानते थे कि बचपन में इंसान नेचर को ईश्वर की रोशनी की तरह देखता है, ठीक है। नेचर को कैसा देखता है, ईश्वर की रोशनी की तरह देखता है। लेकिन जैसे जैसे वही इंसान की उम्र बढ़ती है, वो मासूम दृष्टि खो जाती है। और यही पोएम का मुख्य भाव है, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड डिवाइन विजन ऑफ नेचर। यानी कि जब बचपन में बच्चा रहता है, उसके देखने के तरीके जो होते हैं नेचर को, यानी कि नेचर में ही वो डिवाइन को देखता है, ईश्वर की रोशनी को देखता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है, वो मासूमियत खोती जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पे आएंगे। A story, poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically moral or political, is called what? तो इसे बोलते हैं एलिगरी, ठीक है। वो लिटरेरी रूप क्या कहलाता है, जिसमें किसी स्टोरी, किसी पोयम या किसी पिक्चर में छुपा हुआ एक पॉलिटिकल, एक मॉरल अर्थ छिपा होता है, मीनिंग छुपा होती है, तो उसे बोलते हैं एलिगरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूपक कथा। एलिगरी का मतलब सिम्बॉलिक जो नैरेटिव होती है, जो कथा होती है, कहानी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सरफेस
एक सरफेस स्टोरी चलेगी और इसके साथ साथ एक हिडन स्टोरी भी रहेगी। ठीक है, एक सरफेस स्टोरी के साथ साथ एक क्या होती है, एक हिडन संदेश बोल सकते हो, एक हिडन मैसेज रहेगा या फिर एक हिडन स्टोरी रहेगी। ठीक है, जैसे कि गुड वर्सेस वाइसेस, अच्छाई वर्सेस बुराई, पॉलिटिकल, मॉरल लेसन, जैसे कि जॉन बनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ मिल्टन्स एपिक पोयम पैराडाइज रेगन। तो मिल्टन के पैराडाइज रेगन का हीरो कौन है? तो याद रखना है जीसस क्राइस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने एडम और ईव की कहानी लिखी थी, है ना, पैराडाइज लॉस्ट में। और पैराडाइज रेगन में इन्होंने दिखाया कि किस तरह जीसस क्राइस्ट ने शैटन के टेम्पटेशन को, यानी कि उसके प्रलोभन पर विजय पाकर खोया हुआ जो पैराडाइज था वापस मानव जाति के लिए जीता था। तो जीसस क्राइस्ट हीरो हैं ये पैराडाइज रेगन के, याद रखना है। ये पैराडाइज लॉस्ट का क्या है, सीक्वल है। कब आया था? 1671 में आया था सैमसन एगोनिस्ट के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना, और मिल्टन का फेवरेट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन गॉल्सवर्दी द फोर्साइट सागा द बिल्डिंग ऑफ द हाउस एट रॉबिन हिल सिम्बलाइजेज वॉट। तो गॉल्सवर्दी के द फोर्साइट सागा में जो रॉबिन हिल पर मकान बनवाने का क्या प्रतीक है? तो ये है कि सोम्स फोर्साइट डिजायर फॉर पोजेशन एंड कंट्रोल ओवर हिज वाइफ आयरीन। तो ये याद रखना है। सोम्स जो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, वो अपने प्रॉपर्टी को मतलब प्रेम का प्रतीक नहीं मानता, यानी कि अपनी बीवी को, आयरीन को, वो प्रेम का प्रतीक नहीं मानता, बल्कि वो क्या करता है, उसे एक प्रॉपर्टी की नज़र से देखता है। आगे आते हैं। द लाइन है टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन बिगिंस अ फेमस सॉलिलोक्वी इन विच पोयम। तो ये हैमलेट है। ठीक है, ये लाइन याद रखना है। और ये लाइनें अपने इतना फेमस ये लाइन है ना, तो हो सकता है कि इसके एक्ट और सीन भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, एक्ट 2 सीन फर्स्ट। ठीक है, ये याद रखना है। इतनी फेमस लाइन है ना, इतना ज़्यादा ये क्या बोल सकते हैं, सबसे फेमस डायलॉग है, तो पक्का हो सकता है इसके एक्ट और सीन पूछ लिया जाए। तो ये याद रखना है। और ये हैमलेट में हैमलेट ही बोलता है, हैमलेट की ही सॉलिलोक्वी है, जो जीवन और डेथ के बारे पर वो विचार करता है, जीना बेहतर है या मर जाना। नेक्स्ट पे आएंगे। हु रोड द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स कौन है? तो ये मिसलेनियस सीरीज है आपकी, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी मैं राइटर पे करा रही हूँ। ये जो 2000 सीरीज आपकी चल रही है ना, ये मिसलेनियस सीरीज है, जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिया, आज ये 3rd पार्ट है। तो हु रोड द कैंटरबरी टेल्स। तो दी कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है? तो नाम याद रखना है, जेफरी चौसर साहब ने लिखा है। इनका टाइम पीरियड अगर आपने याद रखना है, तो इनका टाइम पीरियड 1343 से लेके 1400 तक है ना, 1400। इन्हें फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है और चाइल्ड ऑफ रेनेशा भी कहा जाता है, ये याद रखना है जेफरी चौसर को। और दी कैंटरबरी टेल्स इनकी सबसे फेमस कंपोजिशन है, जिसमें इन्होंने जो तीर्थ यात्रा पर निकले अलग अलग कैरेक्टर अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स प्राइमरली रोट अबाउट विच थीम। तो ये हमने पढ़ा था ना, ग्रेवयार्ड स्कूल में कौन कौन पोएट आते हैं, मैंने पढ़ाया अभी जल्दी। आपके एलटी वाले, एलटी की क्लास हमने लगभग ऑलमोस्ट 24 क्लास हो चुकी है एलटी की, और एलटी की क्लास में ही मैंने पढ़ाया था थॉमस ग्रे की एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे भी एक ग्रेवयार्ड स्कूल के पोएट्स ही हैं और सबसे प्रोमिनेंट पोएट हैं ग्रेवयार्ड स्कूल के, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि ग्रेवयार्ड स्कूल के जो पोएट हैं वो किस विषय पर लिखते थे, इनकी थीम क्या रहती थी, यानी कि जब ये पोएम लिखते थे तो किस विषय पर लिखते थे। तो याद रखना है, डेथ पे लिखते थे, मोर्टैलिटी पे लिखते थे, सोलेम रिफ्लेक्शन पे लिखते थे, गंभीर चिंतन पे लिखते थे, मोर्टैलिटी पे लिखते थे, जीवन की जो क्षण भंगुरता है, यानी कि जीवन की जो मोमेंटम है, जो ट्रांजिएंट है, इस पे लिखते थे कि जीवन बहुत छोटा है, इस पे लिखते थे। तो ये याद रखना है। और ये जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स है ना, ये 18वीं सेंचुरी में कुछ पोएट्स, 18वीं सेंचुरी में जो कुछ पोएट्स थे, लाइक आपके थॉमस ग्रे वगैरह जो कि प्रोमिनेंट थे, तो कुछ पोएट्स ने कब्रिस्तान, जो कब्र है और डेथ के दृश्य से प्रेरित होकर पोइट्री लिखते थे लोग 18वीं सेंचुरी के, यानी कि जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स जो होते थे। तो ये लोग क्या करते थे ना, जो जैसे कब्रिस्तान हो गया, डेथ हो गया, उनके सीन से प्रेरित होकर ये अपनी पोइट्री लिखते थे, लाइक थॉमस ग्रे का एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसमें मैंने पढ़ाया, पूरी पोएम पढ़ाई है मैंने, यूट्यूब पे ही पढ़ाई है, आपके एलटी के सिलेबस में ही पढ़ाया है, जिसमें मैंने 24 क्लासेस दे दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या ये लिखते हैं, थॉमस ग्रे जो हैं एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में
इन्होंने इस पोएम में डेथ पे लिखा है, आत्मा पे लिखा है, जीवन की सच्चाई पर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह याद रखना, जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स हैं वो इन्हीं पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। अच्छा, कुछ नाम भी याद रखना, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स में कौन कौन से नाम आते हैं। ये 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट्स हैं जिन्हें चर्चयार्ड पोएट्स भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स है ना, इन्हें 18th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट और इन्हें चर्चयार्ड पोएट्स भी कहा जाता है। CHURCHYARD, तो चर्चयार्ड पोएट्स भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो क्या करते थे, मेलंकोलिक एंड रिफ्लेक्टिव पोएट्री लिखते थे, थीम्स ऑफ डेथ, मॉर्टैलिटी एंड द ट्राजियंस ऑफ लाइफ। और इसके की फिगर कौन है, तो आपके थॉमस ग्रे हैं। ठीक है, थॉमस ग्रे साहब ही हैं, तो ये ध्यान रखना है, थॉमस ग्रे हैं। और इसमें और भी 2-4 राइटर का नाम आता है, यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ। एडवर्ड यंग है। ठीक है, यहीं पे लिख दे रही हूँ, एडवर्ड यंग है, याद रखना है, एडवर्ड यंग। एंड एक आपके हैं रॉबर्ट ब्लेयर हैं। ठीक है, ये हो गए रॉबर्ट ब्लेयर, ये नाम हो गए। थॉमस ग्रे है, एडवर्ड यंग है, रॉबर्ट ब्लेयर हो गए। एक आपके थॉमस पर्नेल हो गए, थॉमस पर्नेल, ये कुछ नाम है। ठीक है, तो ये आपके 4-5 नाम है और इसमें सबसे प्रोमिनेंट यही है, थॉमस ग्रे ही है। ठीक है, रॉबर्ट ग्रे, ये सबसे प्रोमिनेंट है, ये याद रखना है, थॉमस ग्रे ही है, की फिगर है। और रॉबर्ट ब्लेयर है, थॉमस पर्नेल है। ये 4 लोग हैं जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्स में आते हैं या चर्चयार्ड पोएट्स में आते हैं। ये ग्रुप है, 18th सेंचुरी का ये ग्रुप है इंग्लिश पोएट का, तो ये नाम ने याद रखना है। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, मोर्टैलिटी पे लिखते थे, डेथ पे लिखते थे और ट्रांजिशंस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जो क्षण भंगुरता है, मोमेंटम, उस पे लिखते थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन द विंटर्स टेल द स्टैचू ऑफ विच कैरेक्टर मैजिकली कम्स टू लाइफ। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि विंटर्स टेल में कौन सा कैरेक्टर है जो मूर्ति के रूप में जीवित हो जाता है। तो ये भी मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे ही, द विंटर टेल, पूरा उसकी थ्योरी पढ़ाई है। और उसमें हरम्योनी नाम की जो कैरेक्टर है, ये हीरोइन रहती है विंटर्स टेल की, हरम्योनी, ये हो जाती है जिंदा। इस प्ले में ये रानी रहती है हरम्योनी, इसको डेड मान लिया जाता है और लास्ट में ये एक मूर्ति के रूप में सामने आती है और अचानक जीवित हो जाती है। तो ये जो सीन है ना, ये सीन एक होप और मिरेकल का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पे आएंगे। द ट्रायलॉजी ऑफ नॉवेल दैट फॉलोज द फोर साइड सागा इज टाइटल व्हाट। तो फोर साइड सागा के बाद आने वाली जो 3 नॉवेल की एक ट्रायलॉजी है, उसका नाम क्या है। पहला तो फोर साइड सागा है, उसमें आपकी 3 नॉवल आते हैं, 2 इंटरल्यूड आते हैं। देन दूसरा जो ट्रायलॉजी है उसका नाम है अ मॉडर्न कॉमेडी, इसमें भी आपके 3 नॉवल आते हैं और 2 इंटरल्यूड आते हैं। और जो तीसरी जो ट्रायलॉजी है वो द एंड ऑफ चैप्टर है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ विच वर्क। तो ये किस वर्क की लाइनें हैं, ये पैराडाइज लॉस्ट के जॉन मिल्टन की लाइनें हैं, जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइनें हैं। अभी आप फैक्ट पढ़ेंगे, अभी मैं पूरा फैक्ट कराऊंगी जब तक 2000 सीरीज है ये, जब तक 2000 फैक्ट होने जाएंगे तब तक मैं कराऊंगी। देन इसके बाद प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, पहले इसको फैक्ट जानिए, फैक्ट का पहले रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पता ही होगा, आगे चलते हैं। अ 7 लाइन स्टैंजा ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ABABB डबल C इज़ नोन एज व्हाट। तो 7 लाइनों की आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है जिसकी राइमिंग स्कीम है ABABB डबल C। इसे बोलते हैं राइम रॉयल या चौसेरियन स्टैंजा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 7 लाइन स्टैंजा होती है। स्टैंजा होती है कितने लाइन की, 7 लाइन की। ठीक है, और इसे हम चौसेरियन स्टैंजा भी कहते हैं, ये याद रखना है, चौसेरियन स्टैंजा कहते हैं। ठीक है भाई साहब, ये आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टीजीटी में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जेफरी चौसर ने इसका खूब यूज़ किया है। इसमें 7 लाइन होती है और एक विशेष राइम होता है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी राइमिंग स्कीम भी आपने याद रखना है, ABABB डबल C, ये ध्यान रखना है, ABABB डबल C। नेक्स्ट पे आएंगे। इन विच सिटी इज शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट सेट। तो रोमियो एंड जूलियट का जो सेटिंग है वो किस शहर पर आधारित है, तो ये वेरोना, ये याद रखना है, वेरोना। ये एक फेमस
लव स्टोरी है, इटली के वेरोना शहर पर बेस्ड है। रोमियो एंड जूलियट को स्टार क्रॉस्ड लवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार क्रॉस्ड लवर, जिसको भाग्य ने ही क्या किया? धोखा दे दिया है। ऐसे लवर जिसको भाग्य ने भी मिलाया नहीं। ठीक है, ये याद रखना। रोमियो जूलियट फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है, ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्रेजेडी तो टाइटस एंडोनिकस है, लेकिन रोमांटिक अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी तो रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विद द अदर लेक पोएट्स रोट प्राइमरली इन विच रेन ऑफ इंग्लैंड। तो लेक डिस्ट्रिक्ट, ये नाम याद रखना है, लेक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी कि वर्ड्सवर्थ और जो भी लेक पोएट्स किस क्षेत्र में लिखते थे? तो लेक डिस्ट्रिक्ट में लिखते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिसमें आपके लेक पोएट्स की अगर बात करेंगे तो लेक पोएट्स में कौन कौन से आते हैं? आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, रॉबर्ट शाउदी आते हैं और एस.टी. कॉलरिज आते हैं। ये ध्यान रखना है, ये आपके लेक पोएट्स में आते हैं। और ये लेक पोएट्स, ये जो टर्म है ना, ये किसने दिया था? तो फ्रांसिस जेफरी ने दिया था। ये भी नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एन ओवर यूज्ड फ्रेज आर एक्सप्रेशन दैट हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल इम्पैक्ट। तो क्लिश, यानी कि बार बार यूज़ के कारण असर खो चुका फ्रेज या कोई एक्सप्रेशन, वो क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं क्लिश। क्लिच बोलो या क्लिश, यानी कि इसका मतलब हुआ घिसा पिटा मुहावरा। इसका इतनी बार इसका यूज़ हो गया है कि ये अपना असर खो चुका है। ऐसा फ्रेज जो बार बार इतना ज़्यादा ओवर यूज्ड हो चुका है कि वो अपना जो असर है उसका वो खो चुका है, इसे बोलते हैं क्लिश। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर यूज्ड सेंटेंस या कोई एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा एज बिजी एज अ बे। ठीक है, एज बिजी एज अ बी, एज बिजी एज अ बी। ठीक है, इसका भी काफ़ी यूज़ हुआ है। या फिर टाइम विल टेल, या आप सबसे आम बोल सकते हो एक्सक्यूज़ मी। ये कितना आम हो गया है ना, इतना ज़्यादा इसका यूज़ इन सब का हो गया है कि ये अपना असर, जो इनका मूल असर है ना, ये खो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द लाइन है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ इज़ फ्रॉम विच शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो अ मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है, ये याद रखना है। ठीक है, जो सच्चे प्यार की राहें होती है वो आसान नहीं होती। और ये लाइनें ना लाइजेंडर बोलता है, सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता, हमेशा मुश्किलों से भरा होता है। ठीक है, मिडसमर नाइट ड्रीम में लाइजेंडर नाम का कैरेक्टर बोलता है। ठीक है, लाइसेंडर बोलो या लाइजेंडर। ओके, लाइसेंडर बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑथर इज़ फेमस फॉर हिज वेसिक्स नॉवल। तो किस ऑथर ने, मतलब कौन सा ऑथर है जो वेसिक्स नॉवल के लिए फेमस है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी है। ठीक है, तो विच ऑथर इज़ फेमस फॉर हिज वेसिक्स नॉवल? तो थॉमस हार्डी, याद रखना है। हार्डी अपनी नॉवल दक्षिण इंग्लैंड के एक फिक्शनल वेसिक्स क्षेत्र में क्या करते हैं? सेटअप करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द कैरेक्टर ऑफ फॉलस्टाफ अपीयर्स इन विच टू शेक्सपियरियन प्ले। तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड मेंशन इन हेनरी 5th, ऐसा भी कहा जाता है। यहाँ पे वही पूछा फॉलस्टाफ किस दो प्ले का मुख्य कैरेक्टर है? तो एक तो आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2 इसको छोड़ ही दीजिए, ये तो ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हेनरी 5th में भी इसका मेंशन है, इसका नाम मेंशन है। ठीक है, फॉलस्टाफ बहुत ही कॉमिक एक शराबी कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले में हमें दिखता है। ये बुद्धिमान है लेकिन बहुत ज़्यादा आयरोनिकल भी है, व्यंग्यपूर्ण भी है, तो ये ध्यान रखना है। खैर, एक और नाम याद रखना है, ये और भी कहाँ अपीयर होता है? तो दी मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी अपीयर होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, जॉन गोल्सवर्दी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पीईएन क्लब के ये बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोएट एसिस्ट एंड नोवेलिस्ट, ये पीईएन का फुल फॉर्म है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राइटर, पोएट्स और ड्रामेटिस्ट के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए काम करता था। ठीक है, गोल्सवर्दी इसी के क्या बने थे? संस्थापक अध्यक्ष बने थे, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 1921 में। ये भी याद रखना है, 1921 में बने थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है, ये 1921 में बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीएन। पोएट्स, प्ले राइट्स, इसका पूरा नाम क्या है? अगर इसका पीएन का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो बताना है ये आपने कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। एक मिनट, जैसे कि पोएट्स है, उसके बाद आपका आता है प्ले राइट भी याद रखना है। ठीक है, प्ले राइट भी आता है, ये भी ध्यान रखना है।
प्ले राइट्स हैं, पोएट्स, प्ले राइट्स, फिर उसके बाद एडिटर्स, एडिटर्स भी याद रखना है, एडिटर्स, ठीक है। पोएट, प्ले राइट्स, एडिटर्स, एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट, ठीक है। इतना है, PEN का यही फुल फॉर्म है, पोएट्स, प्ले राइट्स, एडिटर्स, एसिस्ट एंड नॉवलिस्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि किसके बने थे, 1921 में बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ PEN क्लब के, ठीक है। और इसको किसने कहा था, मतलब इट वाज फाउंडेड इन लंदन 1921, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, तो नाम याद रखना है किसके द्वारा, ये जो PEN क्लब का जो फाउंडेड है, मतलब जो किसने किया था, ठीक है, फाउंड, तो याद रखना नाम उसका है कैथरीन, ओके, कैथरीन एमी डॉसन, DAWSON, स्कॉट, ये नाम याद रखना, कैथरीन एमी डॉसन स्कॉट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पे, हु आर द टू स्पीकर्स इन मिल्टन्स डायलॉग पोएम एल एलिग्रो एंड इल पिंसेरसो। तो दो स्पीकर पोएम, मतलब दो स्पीकर कौन है मिल्टन के एल एलिग्रो एंड इल पिंसेरसो में, वो दो कैरेक्टर कौन हैं, तो एक तो चीयरफुल मैन है, दूसरा पेंसिव मैन है। चीयरफुल मैन किसका है, एल एलिग्रो का है, और इल पिंसेरसो किसका है, पेंसिव मैन का है। ये दोनों पोएम जीवन की दो अवस्थाओं को दिखाते हैं। एक अवस्था है जो खुशियों से भरा जीवन है, जो एल एलिग्रो में हमें देखने को मिलता है। दूसरी अवस्था है गंभीरता, विचारशीलता से भरा जीवन, जो हमें इल पिंसेरसो में देखने को मिलता है। तो मिल्टन ने दोनों का संतुलन दिखाया है इसमें, लाइफ के दो स्टेज दिखाए हैं, दोनों का बैलेंस फॉर्म में दिखाया है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट अबाउट द लूसी पोएम। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम को किस पोएम में लिखे हैं, ठीक है। दे आर सीरीज ऑफ सेपरेट पोएम नॉट वन लॉन्ग पोएम। ये क्या है, जो लूसी पोएम्स है ना, ये एक सीरीज है, ठीक है, सीरीज ऑफ सेपरेट पोएम्स, मतलब वो किसी एक पोएम में नहीं है, बल्कि अलग अलग छोटी कविताओं की क्या है, एक सीरीज है। लूसी पोएम में 5 छोटी कविताएं हैं। देखिए जो लूसी पोएम में है पोएम्स, इसमें 5 छोटी सी, मतलब शॉर्ट एकदम पोएम है। पहला है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन, फिर दूसरा है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ठीक है, ये नाम याद रखना है। इनमें लूसी नाम की जो लड़की है ना, वो फिक्शनल लड़की के जीवन, एक काल्पनिक लड़की है, और उसके जीवन और डेथ का वर्णन है। इसलिए ये जो पोएम्स है ना, ये नेचर, लव और डेथ की गहराई दिखाती है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स लाइक लिविंग डेड इज कॉल्ड व्हाट। तो एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये नाम याद रखना है। एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को एक साथ रखा जाता है, दो विपरीत शब्द को एक साथ रखा जाता है। जैसे कि लिविंग डेड, मरना और जीना दोनों एक साथ रखा गया है। जैसे कि स्वीट सॉरो, मीठा दुख। जैसे कि डिफेनिंग साइलेंस, बहुत तेज सन्नाटा। तो ये सब क्या है, ऑक्सीमोरोन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द घोस्ट दैट हॉन्ट्स हैमलेट, द घोस्ट ऑफ हिज फादर किंग हैमलेट। तो हैमलेट में कौन सा भूत उसे सताता है, तो उसके पिता किंग हैमलेट का ही भूत रहता है, जो उसके चाचा क्लॉडियस ने उसकी हत्या करके गद्दी हथियाई। ये हैमलेट का रिवेंज यात्रा की शुरुआत करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द टर्म है जैकोबियन रेफर्स टू द रेन ऑफ विच इंग्लिश मोनार्क, तो किंग्स जेम्स। जैकोबियन जो शब्द है ना, ये किस राजा के शासनकाल के लिए यूज़ होता है, तो किंग जेम्स फर्स्ट का। इंग्लैंड में इनका शासनकाल कब आता है, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में, ठीक है। 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, तो किंग जेम्स का शासनकाल आता है 1603 से। और ये शासनकाल कब तक चलता है, तो ये याद रखना है, ये जो शासनकाल चलता है ये 1625 तक चलता है, और इसी पीरियड को हम जैकोबियन पीरियड कहते हैं, ठीक है। और इसमें शासन किसका था, जेम्स फर्स्ट का। और इनके समय का जो लिटरेचर है वो जैकोबियन लिटरेचर कहलाता है, जिसमें आपके शेक्सपियर के किंग लियर आए, मैकबेथ आए, डन की बहुत सारी कविताएं इसी में लिखी गई, जॉन डन की। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर इन द टेम्पेस्ट। तो कैलिबन की मदर का नाम क्या है, साइकोरेक्स, जो कि एक विच रहती है, जिसे प्रॉस्पेरो के आने से पहले उस आइलैंड पर वो रहती थी, लेकिन कैलिबन उसका बेटा था जो प्रॉस्पेरो से नफरत करता था। नेक्स्ट पे आएंगे, इन पैराडाइज लॉस्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्यूटीफुल गार्डन वेयर एडम एंड ईव लिव, तो द गार्डन ऑफ ईडन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ पोएम माइकल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पोएम। तो वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है माइकल एक पेस्टोरल पोएम है,
ठीक है। इस पोयम में ग्रामीण चरवाहे यानी कि माइकल और उसके बेटे की एक मार्मिक स्टोरी है। इसमें गांव, खेत खलिहान, नेचर का सुंदर, ये सारी चीज़ों वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है। द प्रॉब्लम प्लेज ऑफ शेक्सपियर लाइक मेजर फॉर मेजर आर सो कॉल्ड बिकॉज दे ब्लेंड व्हाट टू जॉनरा। इन्हें प्रॉब्लम प्ले क्यों कहा जाता है मेजर फॉर मेजर को? क्योंकि इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का एलिमेंट देखने को मिलता है। तो इन नाटक में क्या होता है ना, इन प्लेज में ना ही ये प्लेज पूरी तरह से हंसी मजाक होता है, ना ही पूरी तरह से ट्रेजिक होता है। इसलिए क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम प्ले हो जाएगा या ट्रेजिक कॉमेडी भी कह सकते हो। ठीक है। इनमें जो गंभीर सामाजिक समस्याएं हैं वो बहुत ही कॉमिक और व्यंग के साथ मिलती हैं। अब पोइटिक स्टैंजा 4 लाइन इज कॉल्ड व्हाट? तो क्वैट्रेन कहा जाता है। 4 लाइनों वाली स्टैंजा को हम क्वैट्रेन कहते हैं, जिसमें 4 लाइनें होती हैं, जैसे कि शेक्सपियर के सोनेट्स या बहुत सारी पोयम में क्वैट्रेन का यूज़ होता है। द लाइन है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस फ्रॉम विच प्ले। तो ये जूलियस सीजर की लाइन है और स्पोकन बाय जूलियस सीजर। ठीक है। जो डरपोक पर्सन होता है ना, डरपोक जो व्यक्ति होता है बार बार डर कर मरता है, लेकिन बहादुर जो व्यक्ति होता है सिर्फ एक बार ही मौत का सामना करता है। हु रोट द इन्फ्लुएंशियल प्रोज वर्क यूटोपिया? सर थॉमस मूर। तो यूटोपिया नामक जो फेमस वर्क है ये किसने लिखा था? सर थॉमस मूर। कब लिखा गया था? तो याद रखना है 1516 में। मतलब जिसमें एक यूटोपिया मतलब जिसमें दिखाया गया है कि एक आदर्श समाज की कल्पना है जहाँ सारी चीज़ें बराबर हैं, सारी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं। यूटोपिया का मतलब ही हुआ आदर्श, लेकिन एक असंभव समाज। नेक्स्ट पे आएंगे, द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वॉज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स फाउंडेड बाय हुम। तो जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड्स है ये किसने सेटअप किया था, किसने इसका फाउंड किया था? ठीक है। तो नाम याद रखना है, ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है? पेंटर्स का ग्रुप है, पोएट्स का ग्रुप है एंड क्रिटिक्स का ग्रुप है। ठीक है। इसमें आपके एक नाम आते हैं जैसे कि डांटे गैब्रियल रॉसिटी, दूसरा है जॉन एवरेट मिलस एंड विलियम हॉलमैन हंट, ये कुछ नाम आते हैं। ये जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड है इसको फाउंडेड कब किया गया था? तो 1848 में बाय डांटे गैब्रियल रॉसिटी। ये नाम याद रखना है सारे। ठीक है। ये 1848 में इंग्लैंड के पेंटर्स थे, पोएट्स थे और क्रिटिक का ग्रुप था। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि चित्रकला वगैरह हो गया और कविता में मिडिवल शुद्धता और नेचुरल सौंदर्य को वापस लाना चाहते थे। ठीक है। अपनी पोइट्री में। ठीक है। मतलब चित्रकला अपनी पोइट्री में डालना चाहते थे। मिडिवल जो शुद्धता है, जो नेचर का सौंदर्य है, ब्यूटी है, वो लाना चाहते थे। हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर? तो हाईलैंड गर्ल सिंगिंग इन अ फील्ड। तो वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर पोयम का विषय कौन है? तो एक हाईलैंड लड़की है जो खेत में अकेले गाती है। हाईलैंड मतलब एक स्कॉटलैंड की पहाड़ी। ठीक है। एक स्कॉटलैंड की पहाड़ी पर एक लड़की रहती है जो खेत में अकेली गाती है, हाईलैंड लड़की। ये पोयम एक लड़की के गीत के बारे में है जिसे वर्ड्सवर्थ समझ नहीं पाते, लेकिन उसकी मधुर जो साउंड है, जो ध्वनि है और उसका जो सेंस है उसे गहराई तक छू लेते हैं वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट पे आएंगे, द फोर साइड सागा। व्हाट डज द टर्म फोर साइटिज रिप्रेजेंट? फोर साइड सागा में फोर साइटिज का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है पजेसिव इंस्टिंक्ट एंड मटेरियलिज्म ऑफ द अपर मिडिल क्लास। ठीक है। फोर साइड परिवार में हर कोई जितना भी है, हर कोई प्रॉपर्टी, धन और अधिकार को महत्व दे रहा है। फोर साइटिज्म का मतलब होता है परिवार और विवाह में भी क्या होता है? पजेसिवनेस और संपत्ति को सबसे पहले मानना। परिवार से भी ऊपर सबसे पहले किसको मानना? प्रॉपर्टी को मानना। ठीक है। ये ध्यान रखना है। यानी कि परिवार में भी, परिवार को भी, जैसे अपनी बीवी को सोम फोरसाइट क्या है, अपनी बीवी आयरीन को भी वो प्रॉपर्टी ही मानता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट इन टोटल टू 154 सोनेट? ये ध्यान रखना है, जिसमें से आपने कुछ ध्यान रखना है। ये जो सोनेट्स हैं इनकी ना, ये सोनेट्स लव पर हैं, ये सोनेट टाइम पर हैं, यानी कि ये सारी विषय पर इन्होंने सोनेट लिखा है। ये सोनेट ब्यूटी पे हैं, ब्यूटी पे भी उन्होंने लिखा है। ये सोनेट डेथ पे भी उन्होंने लिखा है। ये सारे थीम को कवर करता है इनकी सोनेट 154। ठीक है। और इनकी जो 154 सोनेट है ना, इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है। पहला जो पार्ट्स है याद रखना है, पहला जो पार्ट्स है यानी कि 1 से लेके 126, ये जो पार्ट्स है ये इन्होंने किसको डेडिकेट किया है? तो फेयर यूथ, इसे कहते हैं फेयर यूथ सोनेट्स। ठीक है। किसे डेडिकेट किया है? किसी फेयर यूथ को।
ऐसा भी कहा जाता है कि ये फेयर यूथ शायद ये विलियम हर्बर्ट है, WH, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो इसे फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। बाकी आपका आ जाएगा, कहाँ लिखूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, ये ध्यान रखना है, 127 से लेके 152 ये जो सोनेट्स हैं ये डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है इन्हें, ठीक है। डार्क लेडी सोनेट कहा जाता है, ये नाम याद रखना है, ठीक है। मतलब 1 से लेके 126 जो सोनेट है इसे फेयर यूथ सोनेट कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है किसी फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। शायद वो विलियम हर्बर्ट होंगे, शायद वो रियोस्ले होंगे, शायद वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन होंगे। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है 127 से लेकर 152 जो है वो डार्क लेडी सोनेट है, यानी कि किसी डार्क लेडी को डेडिकेटेड है। उस डार्क लेडी का नाम शायद मैरी फिटन है, ठीक है। बाकी 153 154 में भी डार्क लेडी का मेंशन है, उल्लेख है, वहाँ पे भी डार्क लेडी के बारे में है, बट उसमें उन्होंने क्यूपिड के बारे में बात कर दिया है, लव गॉड क्यूपिड के बारे में भी, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द कंपैरिजन ऑफ अ सब्जेक्ट टू अ समथिंग इंटेंशनली फॉर फेस्ड आर इंटेलेक्चुअल इज अ फीचर ऑफ व्हाट कंसीट। ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें विषय को, जिसमें थीम को बहुत दूर और गहरे बौद्धिक तुलना से समझाया जाता है, ठीक है। तो वो होता है मेटाफिजिकल कंसीट। मतलब ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें थीम को, यानी कि विषय को बहुत दूर और गहरे बौद्धिक तुलना से समझाया जाता है, तो वो मेटाफिजिकल कंसीट ही होगा, जॉन डन का। जॉन डन और भी जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, जॉर्ज हर्बर्ट हैं, काउली हैं, हेनरी वॉन है, ठीक है, ये सारे मेटाफिजिकल पोएट्स में आते हैं। तो ये जो जॉन डन, स्पेशली जॉन डन माने जाते हैं। तो जॉन डन ये लोग क्या करते थे, कंसीट मतलब क्या होता है, डन ने प्रेम की तुलना, अपने लवर्स की तुलना जो मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का जो कंपास नहीं होता है, कंपास, उसके दोनों पैरों से किया है। मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है वहाँ से भी कंपैरिजन, बहुत दूर तक कंपैरिजन करते हैं लोग, ठीक है। तो डन जो है वो प्रेम की तुलना 2 पैरों वाले कंपास से करते हैं, इस तरह की तुलना इनकी होती है। कंसीट मतलब तुलना, लेकिन बहुत दूर तक तुलना। ये तुलना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये तुलना कहीं साइंस से भी कर देंगे, मैथ से कर देंगे, भूगोलिक यानी कि भूगोल वगैरह से कर देंगे, ज्योग्राफी वगैरह से, ठीक है। तो इसमें जो कंसीट है, जिसमें डन क्या करते हैं, अपनी बिलवेड की तुलना, अपनी और अपनी बिलवेड की तुलना कंपास के, मैथमेटिक का जो कंपास नहीं होता है, जो कंपास बनता है, एक फीट उसका वहीं पे रहेगा और 1 फीट चारों तरफ चलता रहता है, घुमा फिरा के फिर उसी जगह पे आएगा। तो ये जो चारों तरफ चलने वाला है ये डन है, यानी कि खुद वो हैं। और ये जो 1 फीट वहीं पे रहती है, जिसका 1 फुट रहता है वहीं पे, वो कौन है, वो डन की बिलवेड है। तो कहते हैं कि हम दोनों क्या हैं, हम दोनों इस कंपास के पैरों की तरह हैं। अब जो कि डन, यानी कि जो उनके प्रेमी है, वो जाता है कहीं और उनकी बिलवेड उनको रोकती है कि नहीं जाना है। तो यहाँ पे वो डन अपनी बिलवेड को समझाते हैं। समझाते क्या है कि हम दोनों इस कंपास के दोनों पैरों की तरह हैं। जिस तरह एक पैर एक जगह पे रहता है और दूसरा वाला चारों तरफ घुमा के फिर उसी जगह पे आता है, लेकिन मतलब ज्वाइंट रहता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी घुमा फिरा के फिर उसी के पास आता है। उसी तरह ये जो फुट है ना, ये तुम हो, और ये जो घूम फिर रहा है फिर तुम्हारे पास आ रहा है, ये मैं हूँ। इस तरह के दकियानूसी, कुछ इस तरह की कंपैरिजन ये लोग करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मैंने कितनी बार ही ये बता दिया है, मेटाफिजिकल पोएट्स मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट इज द सन ऑफ द विच साइकोरिक्स कैलिबन। कंसीट मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, बिना सिर पैर वाली बात करना, बिना सिर पैर वाली कंपैरिजन करना, ठीक है। द फ्ली में जॉन डन ने क्या कहा, द फ्ली में भी वही हाल किया है उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इन द टेम्पेस्ट इज द सन ऑफ विच साइकोरिक्स। तो कैलिबन याद रखना है। टेम्पेस्ट में जो चुड़ैल है, साइकोरिक्स का बेटा कौन है, कैलिबन। कैलिबन प्रॉस्पेरो का गुलाम है, जो आइलैंड का असली निवासी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हिज सोनेट व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट इज द वन टैलेंट मिल्टन रेफर्स टू। तो हिज पोइटिक एबिलिटी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मिल्टन के सोनेट में व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट में उन्होंने एक बात कही है, वन टैलेंट की बात की है। वन टैलेंट का मतलब क्या, उनका जो पोइटिक एबिलिटी है। यहाँ मिल्टन अपने ब्लाइंडनेस का दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं ब्लाइंड होने के कारण। कहते हैं कि ईश्वर की दी गई जो वन टैलेंट है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ। वन टैलेंट मतलब ईश्वर ने उन्हें क्या दिया है, पोइट्री लिखने की एबिलिटी दी है ना, वो चीज़ें कि अंधा हो गया, अब उसका यूज़ कैसे करूँगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थिएटर कंपनी टू विच बेन जॉनसन एंड क्रिस्टोफर मार्लोस बिलोंग। द लॉर्ड
एडमायरल्स मेन, ये याद रखना है। बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो किस थिएटर कंपनी से जुड़े थे? तो लॉर्ड एडमायरल्स मेन ये एलिजाबेथ इंग्लैंड की एक प्रमुख थिएटर, आप बोल सकते हो एक प्रमुख थिएटर कंपनी थी या नाट्य मंडली थी। और इस ट्रूप ने मार्लो और अन्य जो भी प्ले राइट थे उनके प्ले को यहाँ पे स्टेज किया गया था, ठीक है, परफॉर्म्ड किया गया था लॉर्ड एडमायरल मेन में, ये ध्यान रखना है। तो ये एक थिएटर कंपनी का नाम है जिससे बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लेज इनके क्या हुए थे, परफॉर्म्ड हुए थे। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह की शेक्सपियर का जो प्ले है वो ग्लोब थिएटर में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह का शेक्सपियर का जो थिएटर कंपनी का जो ट्रूप था उसका नाम क्या था? द लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन, बाद में द किंग्समैन बना, ठीक है। उसी तरह ये भी है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि थिएटर कंपनी का नाम क्या था जहाँ जिससे बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग करते हैं? तो लॉर्ड एडमायरल्स मेन से। ये एलिजाबेथन इंग्लैंड का एक प्रमुख नाट्य मंडली थी और इसी मंडली ने मार्लो और जो भी और भी प्ले राइट थे उनके प्ले को स्टेज किया था, ठीक है। गोल्सवर्दी का प्ले जो है फ्यूजिटिव डील्स विद व्हाट सोशल इशू? तो ये याद रखना है, गोल्सवर्दी का जो प्ले है ना फ्यूजिटिव, ये किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो ये याद रखना है एंट्रैपमेंट ऑफ वीमेन इन अनहैप्पी मैरिजेस, यानी कि महिलाओं का असफल या असुखी विवाहों में फंस जाना। इस प्ले में एक ऐसी महिला की कहानी है जो अपने शादी से भाग निकलती है लेकिन समाज उसे क्या करता है, स्वीकार नहीं करता। इसमें महिलाओं की जो लिबर्टी है और शादी की जो बाधाओं पर प्रश्न उठाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फ्यूजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू होम आर द मेजॉरिटी ऑफ शेक्सपियर सोनेट एड्रेस? तो अभी मैंने बताया है द फेयर यूथ अ यंग मैन, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया है। तो 1 से लेके 126 जो सोनेट है वो किसे एड्रेस है? फेयर यूथ को, ठीक है। और इसे फेयर यूथ एक यंग मैन है, अक्सर इसे फेयर यूथ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है ये हेनरी रियोस्ले, लव साउथहैम्पटन है, ये सारे इनके पैटर्न है। व्हाट इज़ अ नॉवल दैट टेल्स इट्स स्टोरी थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर्स? तो यहाँ पे वह नावल कौन सा नावल है जिसमें जिसमें स्टोरी लेटर के रूप में लिखी जाती है? उसे एपिस्टोलरी नावल कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। एपिस्टोलरी का मतलब ही होता है, एपिस्टल मतलब ही होता है लेटर्स, यानी कि लेटर्स के रूप में, मतलब इसमें कैरेक्टर के बीच लिखे गए लेटर से कहानी आगे बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल सैमुअल रिचर्डसन का पैमिला, लेटर्स के थ्रू कहानी बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क्स इज कंसिडर्ड द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म? तो द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो ये याद रखना है वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी कंपोजिशन है जो रोमांटिसिज्म का एक मैनिफेस्टो माना जाता है? तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1802 में, ठीक है। 1802 में लिखे प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। यही रोमांटिक की न्यू बनी, ये ध्यान रखना है। हु इज़ द डिसेप्टिव कैरेक्टर हु कन्विंस ओथेलो एंड डेस्डिमोना इज़ अनफेथफुल? तो ओथेलो का वो डिसेप्टिव कैरेक्टर कौन है जो ओथेलो के यकीन दिलाता है कि डेस्डिमोना बेवफा है? तो इयागो का काम है और किसका है ना। आगे बढ़ते हैं। मिल्टन पेस्टोरल एलजी लिसिडस वॉज रिटन टू एंड कॉमेमोरेट द ड्राउनिंग ऑफ विच फ्रेंड? तो एडवर्ड किंग, अब ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है ना। एडवर्ड किंग लिसिडास है, एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखा गया है, ठीक है। एक पेस्टोरल एलेजी है जिसमें शेफर्ड्स का रूपक लेकर डेथ की मतलब दोस्त के डेथ पर शोक व्यक्त किया है। इसमें मिल्टन भी शेफर्ड, अपने आप को शेफर्ड बोलते हैं, सामने वाला भी शेफर्ड है। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिएटर इन लंडन बिल्ट इन 1576 बाय जेम्स बर्बेज? द थिएटर, ये याद रखना है। लंदन का जो पहला थिएटर है जो 1576 में जिसे जेम्स बर्बेज ने बनाया उसका नाम क्या था? द थिएटर। ये इंग्लैंड का पहला परमानेंट नाटक मंच था, ठीक है, नाट्य मंच था। इसी ने आगे जाकर शेक्सपियर और एलिजाबेथन ड्रामा को क्या किया? पॉपुलर बनाया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1576 में जेम्स बर्बेज द्वारा बनाया गया था, ठीक है। विच किंग इज़ द सब्जेक्ट ऑफ शेक्सपियर? रिचर्ड सेकेंड एंड रिचर्ड थर्ड। तो शेक्सपियर के रिचर्ड सेकेंड और रिचर्ड थर्ड प्ले किस राजा पर बेस्ड हैं? तो टू डिफरेंट किंग्स, एक रिचर्ड सेकेंड एंड रिचर्ड थर्ड, दो अलग अलग राजा पे। मतलब रिचर्ड सेकेंड जो है ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें रिचर्ड सेकेंड की गद्दी छीनने की कहानी दिखाई गई है और रिचर्ड थर्ड में क्रूर और चालाक राजा रिचर्ड थर्ड को दिखाया गया जिसने गद्दी पाने के लिए कई हत्याएं की हैं। समझ में आया? रिचर्ड सेकेंड में क्या दिखाया गया है? रिचर्ड सेकेंड की गद्दी छीनने की कहानी दिखाई गई कि रिचर्ड सेकेंड की गद्दी कैसे छीन जाती है।
और रिचर्ड थर्ड में क्या दिखाया गया, बहुत ही क्रूर राजा है, बहुत चालाक राजा है। रिचर्ड थर्ड को दिखाया गया कि गद्दी पाने के लिए क्या क्या कर जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको मार देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिस तरह मैकबेथ ने किया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो? तो ये रॉबिन्सन क्रूसो का लेखक कौन है? डेनियल डिफो। ये याद रखना है। रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये 1719 में आया था। इंग्लिश लिटरेचर का पहला नॉवल ऑफ एडवेंचर माना जाता है। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये इंग्लिश लिटरेचर का कब आया था? 1719 में, और ये इंग्लिश लिटरेचर का पहला नॉवल ऑफ एडवेंचर माना जाता है। इसमें एक पर्सन की एक निर्जन आइलैंड पर जीवित रहने की कहानी दिखाया गया है। ठीक है, द लाइन है गेटिंग एंड स्पेंडिंग द ले वेस्ट ऑफ पावर्स इज फ्रॉम सोनेट बाय हुम। तो ये याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ याद रखना है। और ये लाइनें हैं ना, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की लाइनें हैं, जो मॉडर्न समाज के जो भौतिकवाद है, मटेरियलिस्टिक है और नेचर से दूर होने की आलोचना करते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्ट एड्रेस टू एन एब्सेंट पर्सन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एन एपिस्ट्रॉफी। किसी एब्सेंट पर्सन, किसी थॉट, किसी ऑब्जेक्ट को सीधा एड्रेस करना कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगी? एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी में पोएट क्या करता है, किसी वस्तु, ईश्वर, भावना या डेड पर्सन को ऐसे एड्रेस करता है मानो वो सामने हो। जैसे मैंने कहा, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। What is the literary term for a character who contrasts with another character, usually the protagonist, to highlight particular qualities? तो इसे बोलते हैं फॉयल कैरेक्टर। लिटरेचर में उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, जो ठीक हीरो के विपरीत होकर उसकी खूबियाँ उजागर करता है, तो उसे फॉयल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि हैमलेट क्या है? हीरो है। हैमलेट क्या है? हैमलेट हीरो है, और इसका फॉयल कैरेक्टर कौन होगा? लियर्टीज। यानी कि हीरो के जस्ट विपरीत कैरेक्टर, उसे ही बोला जाता है फॉयल कैरेक्टर। फॉयल कैरेक्टर अक्सर हीरो से बिल्कुल अलग होता है, ताकि अगर तुलना की जाए दोनों में, तो हीरो की विशेषताएं ज़्यादा उभर कर सामने आएंगी। लियर्टीज, जैसे कि हैमलेट और लियर्टीज। आप कोई मूवी देख रहे हो तो हीरो और विलन क्या है? फॉयल कैरेक्टर है। अगर हीरो और विलन की तुलना की जाएगी तो विलन तो भाई उसके कारनामे तो जानते ही हो, सब गलत रहेंगे, तो उससे ये लगेगा कि हीरो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा है। तो हीरो होगा वो आपका, और यहाँ पे जो विलन होगा वो फॉयल कैरेक्टर होगा, यानी कि हीरो से बिल्कुल अलग होता है, विपरीत होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच शेक्सपियरियन प्ले वुड यू फाइंड ओबेरॉन एंड टाइटेनिया किंग एंड क्वीन ऑफ द फेरीज? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में ओबेरॉन टाइटेनिया, यानी कि ये फेरीज के राजा रानी हैं, परियों के राजा रानी हैं, किस में मिलते हैं? तो मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलते हैं। ठीक है, ये एक आपकी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कॉमिक रोमांटिक प्ले है, जिसमें मैजिक दिखाया गया है, प्रेम और कन्फ्यूज़न कहानियाँ मिलती हैं। ओबेरॉन टाइटेनिया ये दोनों क्या है? परियों के राजा रानी हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इट ट्रिक्ड। अच्छा, इसमें भी प्ले विद इन अ प्ले होता है, मिडसमर नाइट ड्रीम में भी, थिस्बे वगैरह, ध्यान रखना है। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ट्रिक्ड बाई शैटन डिस्गाइज एज अ चेरब इनटू शोइंग हिम द वे टू अर्थ, तो यूरियल द रेजेंट ऑफ द सन। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा वो देवदूत है, कौन सा वो एंजल है जिसे शैटन के छल से शिकार होकर उसे पृथ्वी का रास्ता दिखा देता है? तो यूरियल होता है। शैटन एक सुंदर चेरब के रूप में जाता है, यूरियल को धोखा दे देता है और इसी से ईडन तक पहुंच जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फिलोसफिकल पोयम इंटेंड एज पार्ट ऑफ रिक्लूज इज टाइटल्ड द एक्सकर्जन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की सबसे लंबी फिलोसफिकल पोएम कौन सी है जो रिक्लूज का एक हिस्सा मानी जाती है? तो वो एक्सकर्जन है, 1814 में आया था, है ना। ये ना ये रिक्लूज की सेकंड बुक है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये रिक्लूज की क्या है? सेकंड बुक है। 2 ही बुक तो लिख ही पाए थे रिक्लूज का, एक ये सेकंड बुक थी और फर्स्ट बुक थी द होम एट ग्रासमेरे। ठीक है, तो ये याद रखना है, होम एट ग्रासमेरे, होम एट ग्रासमेरे। ठीक है, ये फर्स्ट बुक थी रिक्लूज की, या आप बोल सकते हो फर्स्ट बुक या फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये आया था 1888 में, 1888 में। तो ये रिक्लूज की फर्स्ट बुक बोल सकते हो या फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो, होम एट ग्रासमेयर। सेकंड पार्ट क्या था या सेकंड बुक थी एक्सकर्जन, 1814 में आया था। और थर्ड प्लान किए थे लेकिन थर्ड हो नहीं पाया था कंप्लीट इनसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो प्रिल्यूड था वो एज एन मतलब इंट्रोडक्शन के रूप में लिखा गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब रिक्लूज कंप्लीट नहीं हुई तो प्रिल्यूड को क्या किया गया, एक अलग से पोएम उसकी पब्लिश कराई गई। ठीक है, मतलब वो इंडिविजुअल पोएम के रूप में सामने आई।
ऐसा नहीं है कि वो इसके उसके इंट्रोडक्शन के रूप में आई, इंडिविजुअल पोएम के रूप में उसको पब्लिश कराया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द मेन थीम ऑफ गोल्सवर्दी प्ले द पिजन इज अ सटायर ऑन व्हाट। तो गोल्सवर्दी का जो प्ले है ना द पिजन, इसका मुख्य थीम क्या है? तो याद रखना है द इनएफेक्टिवनेस ऑफ चैरिटी एंड सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, इसमें गोल्सवर्दी दिखाते हैं कि सिर्फ दान और सतही सुधार से, यानी कि ऊपर ऊपर जो आप सामाजिक सुधार कर रहे हो या दान दे रहे हो, ये समाज की असली समस्याओं को नहीं सुलझा पाते हैं। इसमें ये चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। आगे बढ़ते हैं। द विक्टोरियन लिटरेरी मूवमेंट एडवोकेटिंग आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज कॉल्ड व्हाट। तो एस्थेटिक मूवमेंट, इसे कहते हैं एस्थेटिक मूवमेंट। विक्टोरियन एज का वो लिटरेरी मूवमेंट जो आर्ट फॉर आर्ट सेक की वकालत करता है, उसे क्या कहेंगे? द एस्थेटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट का नारा ये था कि कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य है, न कि पॉलिटिकल या शिक्षा नहीं। इसके प्रमुख राइटर कौन थे? तो ये याद रखना, ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड नाम याद रखना है। और इसका विक्टोरियन लिटरेरी मूवमेंट का जो वो नारा था ना, ये था आर्ट फॉर आर्ट सेक। कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य है, ना कि मोर्टैलिटी, ना ही मॉरली है, ना ही शिक्षा नहीं है। मतलब शिक्षा भी नहीं है, यानी कि नैतिकता भी नहीं है, ना ही आपकी शिक्षा है। तो ये याद रखना, इसे एस्थेटिक मूवमेंट कहते हैं। द लाइन हैज समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ, एक मिनट, लाइन हैज समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन हैमलेट। तो मार्सलेस। जैसे कि मैंने कहा, ये सारी ये जो आपकी 2000 सीरीज चल रही है ना, ये रिवीजन सीरीज है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट आपको सब पढ़े हुए मिलेंगे। तो आप ये मत कहना कि बहुत ही ईजी है, रिवीजन है। तो टीजीटी में अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, रिवीजन में। द लाइन समथिंग इज रोटन, तो ये मार्सलेस कहता है। हैमलेट की लाइनें हैं और मार्सलेस नाम का कैरेक्टर ये बात बोलता है। ये लाइन डेनमार्क के राजनीतिक और नैतिक जो करप्शन है उसको दिखाता है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ नॉवेल दैट फॉलोज द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो बिल्डंग्सरोमान, ये ध्यान रखना है। बिल्डंग्सरोमान मतलब वो नावल क्या कहलाता है जिसमें हीरो का बचपन से लेके वयस्कता, यानी कि चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक विकास को दिखाया जाता है, उसकी ग्रोथ को दिखाया जाता है, उसे बिल्डंग्सरोमान कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि एजुकेशन नॉवल या फिर कमिंग ऑफ एज स्टोरी। इसका मतलब ये भी हो गया कि एजुकेशन नॉवल। ठीक है, एजुकेशन नॉवल भी कह सकते हैं इसे, या फिर इसे आप बोल सकते हो कमिंग ऑफ एज स्टोरी। ठीक है, कमिंग ऑफ एज स्टोरी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन आयर, वो भी एक बिल्डंग्सरोमान है। ठीक है, बिल्डंग्सरोमान है शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन आयर। और जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड, वो भी एक बिल्डिंग्सरोमान ही है। एक आपका इसी तरह मिलता जुलता होता है कुंस्टल रोमान, है ना। कुंस्टल रोमान में क्या होता है, इसमें तो चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक की स्टोरी दिखाई जाती है ना, ग्रोथ को दिखाया जाता है। हीरो के बचपन से लेके जब तक वो वैश्य नहीं हो जाएगा तब तक का विकास दिखाया जाता है बिल्डंग्सरोमान में। लेकिन कुंस्टल रोमान में क्या दिखाया जाता है, वो यूथ से लेके अडल्टहुड तक की कहानी दिखाई जाती है, जो कुंस्टल रोमान होता है। तो इसलिए क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान रखना उसको। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द यूजर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान एंड प्रॉस्पेरोस ब्रदर इन द टेम्पेस्ट। तो एंटोनियो है। ठीक है, टेम्पेस्ट में मिलान की गद्दी को हथियाने वाला प्रॉस्पेरो का भाई कौन है, तो एंटोनियो है। प्रॉस्पेरो का भाई का नाम क्या है, एंटोनियो, ये ध्यान रखना है। एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो को गद्दी से हटाकर उसे अपनी बेटी मिरांडा के साथ आइलैंड पर छोड़ दिया था। मिल्टन की जो सीरीज है, मिल्टन सीरीज ऑफ प्रोज वर्क्स आर्ग्यूइंग फॉर द लीगैलिटी ऑफ डिवोर्स आर नोन एज व्हाट। तो मिल्टन की वो सारी जो प्रोज रचनाएं हैं, जो प्रोज कंपोजिशन है जिसमें उन्होंने तलाक की वैधता पर तर्क दिए हैं, किस नाम से जानी जाती है, तो उसे कहते हैं डिवोर्स ट्रैक। इन एसेज में ये क्या बताते हैं, ये इनका प्रोज वर्क है, प्रोज ट्रैक है, डिवोर्स ट्रैक, यानी कि इसमें उन्होंने तलाक के बारे में बताया है। तो इसमें क्या कहते हैं, मिल्टन कहते हैं कि अगर पति पत्नी मानसिक और आत्मिक रूप से असंगत हैं, मतलब उनमें टेम्पेरामेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उन दोनों का, तो वो शादी तोड़ने यानी कि तलाक की अनुमति उनको मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं। द डार्क लेडी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ विच ग्रुप ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो सोनेट 127 से लेके 152 ये याद रखना है। ठीक है, शेक्सपियर का सोनेट का वो कौन सा ग्रुप है जो डार्क लेडी को एड्रेस है, तो 127 से लेके 152
ठीक है। ये विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट यानी कि 14 लाइन वाले जो पोएम्स लिखे थे, इसमें इस सोनेट में इन्होंने 127 से लेकर 152 तक की जो रहस्यमय, ये डार्क लेडी कैसी थी, बहुत ही रहस्यमय थी, सांवले रंग की महिला को एड्रेस है जिसे डार्क लेडी कहा जाता है। इन पोइट्री में पोएट ने इस महिला के प्रति गहरा प्रेम दिखाया है, वासना दिखाया है, लस्ट एंड कभी कभी नफरत का भाव भी दिखाया है। इस महिला की असली पहचान आज तक एक रहस्य है, मिस्टीरियस है। आगे चलते हैं। द प्ले स्ट्राइक बाय गोल्सवर्दी ड्रामेटाइज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट। तो गोल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, ये किस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, ये दिखाता है आई स्ट्राइक एट अ फैक्ट्री, कैपिटल वर्सेस लेबर, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जिसका मतलब हुआ संघर्ष। मतलब स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, संघर्ष। एक फैक्ट्री में हुई हड़ताल की कहानी है, स्ट्राइक की कहानी है। ये प्ले ना दो पक्षों के बीच की लड़ाई को दिखाता है। एक तरफ कैपिटल है यानी कि पूंजीपति लोग यानी कि फैक्ट्री के मालिक, दूसरी तरफ लेबर है यानी कि मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। ये प्ले दिखाता है कैसे दोनों पक्षों की जिद और अहंकार की वजह से दोनों का ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये आपके जेफरी चौसर को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। क्यों कहा जाता है ये भी जान लेते हैं। जेफरी चौसर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय की जो आम बोलचाल की अंग्रेजी यानी कि मिडिल इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, जबकि उस दौर में लैटिन और फ्रेंच जैसी लैंग्वेज में लिखना ज़्यादा सम्मानित माना जाता था। तो इनकी सबसे फेमस जो कंपोजिशन थी, रचना थी, वो दी कैंटरबरी टेल्स थी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड नेम होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, तो डव कॉटेज, ये ध्यान रखना है। महान पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के खूबसूरत लेक डिस्ट्रिक्ट इलाके में रहते थे। उनके उस घर का नाम था डव कॉटेज था, जहां उन्होंने अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट समय बिताया। ये जगह इनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली जगह थी, प्रेरणादायक, और इन्होंने अपनी कई फेमस पोइट्री भी यहीं पे लिखी थी। व्हाट इज़ द लिटरेरी डिवाइस वेयर द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट, तो ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ प्लेज में होता है, स्टोरीज़ में किया जाता है। इसमें ऑडियंस और जो रीडर है, मतलब ऑडियंस या रीडर को कहानी की कोई सच्चाई पता होती है, लेकिन कहानी के कैरेक्टर उस सच्चाई से अनजान होते हैं। इससे एक क्या होता है, एक स्ट्रेस और एक क्यूरियोसिटी का माहौल बनता है। जैसे कि एक फिल्म है, फिल्म में दर्शक जानते हैं कि हीरो जिस घर में छिप रहा है विलन पहले से ही वहीं मौजूद है, लेकिन हीरो ये नहीं जानता। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, रोमियो एंड जूलियट में जूलियट नहीं मरी है, ये ऑडियंस जानती है, लेकिन रोमियो को नहीं पता कि रोमियो को पता है कि जूलियट मर गई है ना। ये ड्रामेटिक आयरनी होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द लाइन एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वैरायटी रेफर्स टू विच कैरेक्टर, तो क्लियोपैट्रा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या सोच रही हूँ कि आप लोग को जो जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जैसे कि प्लेस की लाइन्स हैं या फोर राइटर के प्लेस की पूरी जितनी भी कोटेशन वगैरह हैं, लाइन्स हैं, वो मैं लेके आऊँ। क्या आप लोग सहमत हो वो वाली भी सीरीज चलाया जाए? अब मैं सोचूँ, मैं ज़्यादा सीरीज वरीज नहीं चलाती, मैं सोचती हूँ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है ना, ये जो हमारी 2000 सीरीज चल रही है एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो लाइनें लाऊंगी मैं, यानी कि जो कोटेशन वगैरह लेके आऊँगी ना, सोच रही हूँ कि फोर राइटर की जितनी भी आपके कोटेशन हैं सब करा दूँ, आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सहमत हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ मैम ये वाली सीरीज लेके आइए, जिसमें आपकी सारी कोटेशन वगैरह, सारी लाइनें रहेंगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। सिर्फ लाइनें रहेंगी, बाकी और कुछ नहीं। लाइनें रहेंगी जैसे कि वर्ड्सवर्थ मिल्टन की पोएम की लाइनें रहेंगी, आपके शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं उनके कोटेशन वगैरह रहेंगे, गोल्सवर्दी से रहेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगी। ज़्यादा वीडियो नहीं खींचेंगे, बस 2-3 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सहमत हो तो बिल्कुल अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना क्लियोपैट्रा, ये कहाँ की लाइन है, तो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, जो कि बहुत ईजी भी लाइन है, बहुत बार पूछी गई है और आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अच्छा, कहता कौन है ये लाइनें, तो इनोबार्बस नाम का कैरेक्टर है, वो बोलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये क्लियोपैट्रा कौन रहती है, मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के बारे में कही गई ये लाइनें हैं। इस लाइन का मतलब क्लियोपैट्रा का जो आकर्षण है उम्र के साथ कम नहीं होता, मतलब उसका जो चार्मिंग है, जो आकर्षण है, उम्र भले ख़त्म हो रही है लेकिन कम नहीं हो रहा है। उसकी शख्सियत इतनी विविध है, वो कभी भी उबाऊ नहीं लगती। खैर आगे बढ़ेंगे। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस इन मीडियाज रेस, व्हाट डज इन द मीन टू इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स। अब आगे जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कि इन मीडियाज रेस ये क्या है, एक लैटिन फ्रेज़ है
जिसका मतलब होता है चीज़ों के बीच में। मतलब ये कहानी कहने की एक डिवाइस है जहाँ कहानी शुरुआत से शुरू नहीं होती बल्कि किसी इंपॉर्टेंट घटना के बीच से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, तो ये किसने लिखा है? टी.एस. इलियट ने लिखा है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये बहुत ही फेमस लिटरेरी एसे है जिसे 20वीं सेंचुरी के महान पोएट क्रिटिक टी.एस. इलियट ने लिखा था। इस हिस्से में इलियट बताते हैं कि किसी भी नए राइटर के लिए पुरानी लिटरेरी ट्रेडिशन को समझना कितना ज़रूरी है, कैसे एक प्रतिभाशाली यानी कि एक इंडिविजुअल टैलेंट राइटर के उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। इसमें ये चीज़ें बताते हैं। आगे देखेंगे, द वॉर ऑफ द थिएटर वॉज अ फ्यूड बिटवीन बेन जॉनसन एंड विच प्ले राइट, तो जॉन मार्स्टन एंड थॉमस डेकर, ये याद रखना है। यानी कि वॉर ऑफ थिएटर्स बेन जॉनसन और किन प्ले राइट के बीच का एक झगड़ा था, तो जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर। ठीक है, ये ध्यान रखना। वॉर ऑफ थिएटर्स ये कब हुआ था? 17वीं सेंचुरी के लास्ट में लंदन के कुछ प्ले राइट के बीच एक लिटरेरी लड़ाई हुई थी। ऐसा नहीं है कि फाइट हुई थी, हाथापाई, वो नहीं, लिटरेरी लड़ाई थी, लिख लिख के लड़ाई कर रहे थे। ये मेनली देखा जाए तो बेन जॉनसन और उनके जो दुश्मन थे जॉन मार्स्टन, उनके जो प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, ओपोनेंट थे, वो जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर के बीच थे। वो अपने प्लेस के माध्यम से एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। ऐसा थोड़ी ना हाथापाई होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम आर प्राइमरली फाउंड इन विच लार्जर वर्क द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स, तो ये ध्यान रखना है। वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स हैं मेनली देखा जाए ये किस बड़ी रचना में पाई जाती हैं, किस बड़े वर्क में पाए जाते हैं, तो सेकेंड लिरिकल बैलेड का जो सेकेंड एडिशन है उसमें ये मिलता है। वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम 5 पोएम्स का एक ग्रुप है जो लूसी नाम की एक मिस्टीरियस लड़की की सुंदरता और उसकी डेथ पर आधारित है। ठीक है, ये पोएम जो मेनली देखा जाए लिरिकल बैलेड्स के फेमस जो कलेक्शन है उसमें शामिल हुआ था सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट पे आएंगे इन द टेमिंग ऑफ द श्रू, हु इज़ द श्रू, तो टेमिंग ऑफ द श्रू में श्रू कौन है? कैथरीना, जिसे हम केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। श्रू मतलब ही होता है, श्रू मतलब झगड़ालू, गुस्सैल, मुंहफट महिला। ये जो किरदार है ये कैथरीना का है, जिसे प्यार से केट भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है और कैसे पेट्रोचियो नाम का एक आदमी इसे शादी करके सुधारता है, तो इसके हस्बैंड का नाम पेट्रोचियो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी ए बी ए बी डबल सी इज कॉल्ड, तो इसे ओटवा रिमा कहते हैं। अच्छा, उसका 7 लाइन की मिलता जुलता ये भी है। अच्छा, 7 लाइन की स्टैंजा, 7 लाइन का जो राइम रॉयल का राइमिंग स्कीम है उसकी क्या है? ए बी बी डबल सी, यही है ना, ये राइम रॉयल का है राइमिंग स्कीम। ए बी ए डबल बी डबल सी है। इसमें क्या है? ए बी ट्रिपल ए बी आएगा, लास्ट में डबल सी आएगा। इसको याद कर लेना यहीं पे मेरे साथ ही, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट विच फॉलन एंजल बेट्स द पैलेस ऑफ पेंडेमोनियम। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पैराडाइज लॉस्ट में जो फॉलन एंजल है पेंडेमोनियम बनाता है उसका नाम क्या है? मुल्सिबर बनाता है, वैसे तो मुल्सिबर ही है ना। देखिए, मुल्सिबर ही बनाता है। क्वेश्चन अगर आएगा ना तो मुल्सिबर ही ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में जो पेंडेमोनियम है, पेंडेमोनियम मतलब क्या होता है? यानी कि हेल में शैतान और उसके जो फॉलन एंजल्स हैं उनकी राजधानी। ये एक महल है, भव्य महल है। इसको बनाने का सुझाव मैमन देता है, ये ध्यान रखना। मैमन इसको सजेस्ट करता है कि हमें बनाना चाहिए एक पेंडेमोनियम, तो मुल्सिबर, बट इसको बनाता कौन है? मुल्सिबर नाम का, क्योंकि मुल्सिबर ही आर्किटेक्ट होता है, जो हेवन में भी एक महान निर्माता था। ये हेवन वगैरह में भी जो भी चीज़ें बनाता था तो यही बनाता था। और यहाँ पे भी जब ये लोग हेल में गिरे तो मुल्सिबर ही बनाया, मैमन ने सुझाव दिया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। मैमन नाम का जो एंजल था इसने सुझाव दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट सोशल प्रॉब्लम इज सेंट्रल टू अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि फर्स्ट बुक ऑफ द फोर्थ साइड सागा। फोर्थ साइड सागा की ये फर्स्ट बुक है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नॉवेल है, और ये पहली किताब है, पहली बुक है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें सोशल प्रॉब्लम क्या है, कौन सी वो सामाजिक समस्या जो सेंट्रल में है। सेंट्रल में यही है, द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन एज प्रॉपर्टी इन मैरिज। ये नॉवल क्या बताता है? ये नॉवल उस समय के समाज की एक बड़ी समस्या को दिखाता है। उस समय जब गोल्सवर्दी ने इस प्ले को लिखा होगा तो उस समय समाज में एक बड़ी समस्या रही थी। क्या थी? जहाँ शादी के बाद महिलाओं के उसके पति की निजी संपत्ति माना जाता था, यानी कि शादी लोग कर लेते थे और अपनी ही बीबी को वो लोग एज ए प्रॉपर्टी देखते थे, जैसे कि सोम्स फोर्थ साइड देखता है।
मतलब अपनी बीवी को वो एज ए प्रॉपर्टी की नज़र से देखते थे कि ये एक प्रॉपर्टी है, ना कि साथी के रूप में नहीं देखते थे कि हाँ मेरी पत्नी है या मेरी साथी है, जीवन साथी है, ठीक है, ये नहीं देखते थे, बल्कि एक प्रॉपर्टी के रूप में देखते थे। तो कहानी सोम्स फोर्साइट और इसकी जो पत्नी थी आयरिन के रिश्ते के माध्यम से दिखाती है कि कैसे इस सोच की वजह से महिलाओं का दमन होता था। उस समय की बात गोल्सवर्दी ने अपने इस प्ले में लिखा था, जो चल रहा था उस समय, महिलाओं को कैसे किस नज़र से देखा जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन इज स्पोकन बाय होम। तो प्रोस्पेरो टेम्पेस्ट की ये लाइन है, ठीक है, ये फेमस जो लाइन है ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की ही लाइन है। और बोलता कौन है? प्रोस्पेरो ही बोलता है। ठीक है, प्रोस्पेरो कहता है इंसान का जो जीवन है वो सपनों की तरह ही बहुत मोमेंटम है, बहुत क्षणिक है, बहुत ही मायावी है। हमारा छोटा सा जीवन एक नींद से शुरू होकर नींद में ही खत्म हो जाता है। आगे चलेंगे। द कैविलियर पोएट्स सच एज हैरिक एंड लवलेस सपोर्टेड विद साइट ऑफ द इन द सिविल वॉर। तो रॉयलिस्ट यानी कि किंग चार्ल्स फर्स्ट, ठीक है, कैविलियर जो पोएट्स थे जिनमें आपके हैरिक भी आते हैं और रिचर्ड लवलेस भी आते हैं, ठीक है, कैविलियर पोएट्स में ये सब आते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सिविल वार जब हुआ था, जब गृह युद्ध हुआ था, उस समय ये लोग किसका समर्थन कर रहे थे? तो रॉयलिस्ट यानी कि चार्ल्स फर्स्ट का ये लोग समर्थन कर रहे थे। ठीक है, कैविलियर पोएट्स की अगर हम बात करें तो कैविलियर पोएट्स 17वीं सेंचुरी के उन पोएट्स का ग्रुप था। ये भी 17, जैसे कि मेटाफिजिकल पोएट्स था वैसे ये भी कैविलियर पोएट्स, तो 17वीं सेंचुरी का ही ये भी ग्रुप था। ठीक है, 17वीं सेंचुरी का ये भी एक पोएट्स का क्या था? ग्रुप था, जो इंग्लिश सिविल वार के दौरान राजा चार्ल्स फर्स्ट और उनके समर्थक यानी कि रॉयलिस्ट के पक्ष में ये लोग थे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें हैरिक वगैरह हैं, लवलेस वगैरह हैं। ये लोग की पोइट्री कैसे रखती थी? अक्सर ये लोग ना लव पर लिखते थे, ब्यूटी पे लिखते थे, रिस्पेक्ट पे लिखते थे, राजा के प्रति वफादारी पे लिखते थे। इनकी पोइट्री यही सारी थीम थी इनकी पोइट्री लिखने का, और इन्हें ही कहा जाता था कार्पे डियम में जीते थे ये लोग। ठीक है, कार्पे डियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन किंग लियर विच डॉटर इज लॉयल डिस्पाइट बैनिशमेंट, तो कॉर्डेलिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द, अच्छा यहाँ पे तीनों बेटी का नाम ले लेते हैं। बड़ी बेटी का नाम क्या था? गॉन्ड्रिल। सेकंड वाली बेटी का नाम रीगन था, एंड थर्ड बेटी का नाम जो सबसे छोटी थी वो कॉर्डेलिया था। ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ फॉर्मल पोएम स्पीच प्रेजिंग समवन और समथिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे हम पैनेजिरिक भी बोल सकते हैं या इसे हम एनकोमियम भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी पर्सन या किसी वस्तु की तारीफ में लिखे गए एक फॉर्मल स्पीच या एक फॉर्मल पोएम, उसे हम कहते हैं पैनेजिरिक या एनकोमियम। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि जब किसी की पब्लिकली रूप से बहुत तारीफ़ करने की कोई औपचारिक भाषण दिया जाता है या कोई कविता लिखी जाती है तो उसे पैनेजिरिक कहते हैं। इसे हिंदी में हम गुणगान भी कह सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? किसी की क्वालिटी को या किसी की सक्सेस का बखान करना होता है। तो पैनेजिरिक याद रखना, एनकोमियम भी याद रखना, सेम ही है दोनों। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्पीच ही होती है, फॉर्मल पोएम होता है, फॉर्मल स्पीच होती है, लेकिन किसी की तारीफ़ के लिए होती है। अब वो पर्सन आ गया या किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ बिलीव पोएट्री वॉज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल वर्ड, तो नॉलेज यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉलेज। नॉलेज इज़ करेक्ट। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि पोएट्री क्या, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो सभी ज्ञान की सांसें हैं, यानी कि द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, यही तो हुआ, ऑल नॉलेज यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कविता केवल भावनाओं का नहीं बल्कि हर तरह के ज्ञान जैसे कि विज्ञान सभी का एक लाइवली और गहरा रूप है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट एडवाइस डज पोलिनियस गिव लियर्टीज इन हैमलेट टू, ये एडवाइस देता है टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो हैमलेट में पोलिनियस अपने बेटे लियर्टीज को क्या सलाह देता है? कहता है अपने प्रति सच्चे रहो, जा तो रहे हो बाहर लेकिन अपने प्रति सच्चे रहना। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। ठीक है, याद रखना, पोलिनियस अपने बेटे लियर्टीज को जब फ्रांस भेजता है ना, फ्रांस भेजने से पहले कई सलाह देता है। हालांकि ये खुद एक आयरनी है, वो खुद तो ऐसा नहीं है लेकिन वो सलाह बहुत अच्छा देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसकी सबसे फेमस सलाह यही है, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, मतलब हमेशा अपने आप से ईमानदार रहना, यानी कि अपने सिद्धांतों मूल्यों पर हमेशा कायम रहना। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डू एडम एंड ईव ईट द फॉरबिडन फ्रूट, तो बुक 9 में भी ये सब काम तमाम हो जाता है इन लोग का, ये ध्यान रखना है। बुक 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराडाइज लॉस्ट मैंने पढ़ाया भी है आपकी यूट्यूब पे ही। अब चूँकि LT में सारे सिलेबस हैं तो LT के सारे सिलेबस मैं यूट्यूब पे ही करा रही हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यूट्यूब पे ही मिल रहा है, जिसमें 24 क्लासेस हो गई हैं और आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो ये क्लासेस पूरी यूट्यूब पे ही रहेंगी।
ठीक है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, सब आपकी ही मेहरबानी का कारण होता है। तो अपनी मेहरबानी बना के रखिए और इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट LT की क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चा। तो बुक 9 में याद रखना है कि बुक 9 में ही क्या होता है, जो बुक 9 है ना, उसमें कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब शैतान एक सांप का रूप लेकर ईव को बहकाता है और ईव वो फॉरबिडन फ्रूट खा लेती है, बाद में एडम भी उसे खा लेता है, और इसी घटना को द फॉल ऑफ मैन भी कहा जाता है बुक 9 में। गोल्सवर्दी बिलोंग टू विच लिटरेरी पीरियड? टू लेट विक्टोरियन एंड एडवर्डियन मॉडर्निज्म। ठीक है, ये याद रखना है। तो गोल्सवर्दी अगर देखा जाए किस लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड है, तो लेट विक्टोरियन एंड एडवर्डियन यानी कि मॉडर्निज्म। ठीक है, गोल्सवर्दी की जो राइटिंग पीरियड अगर देखा जाए तो 2 एज तक फैला हुआ है। एक तो विक्टोरियन एज, लेट विक्टोरियन एज यानी कि विक्टोरियन एज का अंतिम दौर, और एडवर्डियन एज, ये वही समय था जब मॉडर्निज्म की शुरुआत हो रही थी। इसलिए उनके वर्क में विक्टोरियन एज के पुराने मूल्य भी देखने को मिलते हैं और मॉडर्न एज के नए विचार, दोनों की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, व्हाट इज़ द पेस्टोरल एलेजी? पेस्टोरल एलेजी क्या होती है? तो किसी के डेथ पर शोक व्यक्त करना, ठीक है, यानी कि किसी के डेथ पर विलाप करना, लेमेंट करने वाली पोयम, जिसकी बैकग्राउंड क्या होगी, एक आदर्श ग्रामीण सीन को दिखाया जाएगा। ठीक है, इन आइडियलाइज रूरल लैंडस्केप दिखाया जाएगा। ठीक है, आसान शब्दों में अगर हम कहें तो एक विशेष प्रकार की शोक कविता होती है। इसकी मुख्य बातें ये होती है, ये किसी की डेथ पर दुख जताने के लिए लिखी जाती हैं। इसकी कहानी एक खूबसूरत और शांत गांव के माहौल में होती है, बस इतना ध्यान रखना। इसकी कहानी, पेस्टोरल मतलब ही हुआ, एलेजी तो सबको समझ में आ रहा है, पेस्टोरल मतलब यही हुआ, इसकी कहानी जो होगी वो एक खूबसूरत और शांत गाँव के माहौल में सेटिंग रखा जाएगा, या चारागाह। अक्सर पोएट और वह व्यक्ति जिसका ये विलाप कर रहा है या जिसकी डेथ हुई है, दोनों शेफर्ड के रूप में दिखाए जाएंगे। इसमें वो पोएट भी शेफर्ड, अपने आप को शेफर्ड बोलेगा यानी कि चरवाहा का रूप ले लेगा, और जिसका वो विलाप कर रहा है यानी कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है वो भी शेफर्ड उसको कहा जाएगा। ठीक है, याद रखना है। द फ्रेज है पाउंड ऑफ फ्लेश इज ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्ले? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पाउंड ऑफ फ्लेश, ये जो आपका ये फ्रेज आता है, ये कहाँ पे आता है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। प्ले में जो खलनायक बोल सकते हो, विलन बोल सकते हैं, शाइलॉक बहुत ही क्रूर कंडीशन का कर्ज देता है। अगर पैसा समय पर नहीं चुकाया गया तो वो कर्जदार एंटोनियो के शरीर का 1 पाउंड मांस काटेगा। ये आज इसके एक मतलब आज अगर देखा जाए, आज इस फ्रेजेस का यूज़ किसी निर्दयी या बेरहम मांग के लिए किया जाता है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक फ्रेज भी बन गया है, इसका मतलब हो गया क्रूर या निर्दयी। ठीक है, द एंग्लो सैक्सन एपिक बीवुल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स? तो अलिटरेटिव वर्ड्स, ये ध्यान रखना है। एंग्लो सैक्सन जो एपिक है बीवुल्फ, ये किस प्रकार की पोयम का उदाहरण है? तो अलिटरेटिव वर्ड्स है, पुरानी ओल्ड इंग्लिश की भाषा में लिखा गया है। ये एक एपिक है और ये अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है, जिसका मतलब इसमें जो लाइनों के अंत में राइम के बजाय, लाइनों के अंत में राइम नहीं है बल्कि एलिट्रेशन पर जोर दिया गया, यानी कि एक ही लाइन में कई शब्दों की शुरुआत एक जैसे साउंड से होती है। हु इज़ द फेथफुल सर्वेंट अकम्पनिंग किंग लियर इन द स्टॉर्म? तो केंट है, डिस्गाइज एज केयस, ये याद रखना है। ठीक है, कियस केंट होता है, बाद में ये डिस्गाइज कर लेता है अपने आप को, तो कियस, ये याद रखना है। मिल्टन सैम्सन एगोनिस इज मॉडल ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ विच कल्चर? तो एंशियंट ग्रीक, ये ध्यान रखना है। मिल्टन का जो सैम्सन एगोनिस्ट है वो किस संस्कृति को दिखाता है? तो एंशियंट ग्रीक को दिखाता है। ठीक है, जॉन मिल्टन का ये जो प्ले है ये बाइबल के कैरेक्टर सैम्सन की कहानी पर है, लेकिन इसका पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह से एंशियंट ग्रीक का जो ट्रेजिक प्ले होता था, जो ग्रीक ट्रेजेडी होती थी, उनके जैसा है। तो मिल्टन ने इसमें ग्रीक नाटकों के रूल को फॉलो किया है। जैसे ग्रीक नाटक हुआ करते थे ना, ग्रीक ट्रेजेडीज हुआ करती थी, उसी के रूल को इन्होंने भी फॉलो किया है, तो सेम वही है। द फोर्थ साइड सागा फिलिप बॉशनी आयरन लवर हैज़ व्हाट प्रोफेशन? तो आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, फोर्थ साइड सागा में जो आयरन का जो प्रेमी है फिलिप बॉशनी, उसका पेशा क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है? तो वो एक आर्किटेक्ट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट रहता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये जो नॉवल है ना फोर्थ साइड सागा में, आयरन का जो पति रहता है सोमेस फोर्थ साइड, वो एक नया घर बनवाने के लिए फिलिप बॉशनी को काम पर रखता है, और जिसका ऑक्यूपेशन क्या होता है, एक आर्किटेक्ट होता है। इसी दौरान आयरन और फिलिप के बीच प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। ठीक है, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स रेफर्स टू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच प्ले? तो रोमियो एंड जूलियट।
ठीक है। अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर, ये विच प्ले के मतलब किस प्ले के ये प्रोटैगनिस्ट हैं, तो ये रोमियो एंड जूलियट। ये जो फ्रेज़ है ना, ये फेमस फ्रेज है, शेक्सपियर के प्ले रोमियो एंड जूलियट के लिए यूज़ होता है, स्टार क्रॉस्ड। इसका मतलब हुआ कि उनकी जो किस्मत है या सितारे ही उनके खिलाफ थे। स्टार क्रॉस लवर मतलब उनकी जो किस्मत थी, उनके जो सितारे थे वही उनके खिलाफ थे। उनका प्यार एक ट्रेजिक अंत के लिए ही बना था, यानी कि किस्मत भी चाह रही थी उनका प्यार एक ट्रेजिक अंत के लिए हो। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन स्पोकन बाय होम, तो शैटन बोलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ शॉर्ट टेल वेयर एनिमल्स एक्ट लाइक ह्यूमन्स टू टीच मॉरल्स इज कॉल्ड, तो इसे फेबल बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, फेबल। इसे एपोलॉग भी बोलते हैं। ठीक है, इसे एपोलॉग भी बोलते हैं। वो छोटी कहानी क्या कहलाती है, जिसमें जानवर इंसानों की तरह काम करके मॉरल लेसन देते हैं। ऐसी कहानी जिसमें एनिमल्स इंसानों की तरह बोलते हैं और एक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं, और कहानी के लास्ट में कोई सीख देते हैं, कोई मॉरल लेसन दे जाते हैं, कोई मॉरल उपदेश देते हैं, उसे फेबल कहते हैं। जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ, इस सब की स्टोरीज़। नेक्स्ट पे आएंगे, रोजनक्रैंज एंड गिल्डेस्टन अपीयर इन विच प्ले, तो हैमलेट। ये याद रखना है, ये दोनों कैरेक्टर कहाँ पे आते हैं, हैमलेट। रोजनक्रैंज एंड गिल्डेस्टन आर डेड, ये एक वर्क भी है, किसका है, टॉम स्टुपार्ट का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, ये दोनों दोस्त रहते हैं। ठीक है, रोजनक्रैंज एंड गिल्डेस्टन ये हैमलेट के ही दोस्त रहते हैं, हैमलेट के बचपन के दोस्त रहते हैं, जिन्हें किंग हैमलेट के पागलपन का राज जानने के लिए, ठीक है, जासूसी करने भेजता है, यानी कि प्रिंस हैमलेट के पागलपन का राज जानने के लिए। विच रोड गुलिवर्स ट्रैवल, तो ये मतलब हु रोड गुलिवर्स ट्रैवल, ये कौन लिखता है, जोनाथन स्विफ्ट लिखते हैं। ठीक है, गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, ये एक फेमस नॉवल है जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। ये लेमुएल गुलिवर नाम की एक नॉविक, एक मैरिनर की 4 अनोखी यात्राओं की कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैरेक्टर इशियामो अपीयर्स विच लेट शेक्सपियरियन रोमांस, तो ये आपके सिम्बलिन में आता है, इशियामो नाम का कैरेक्टर। याकीमो बोल सकते हो, याकीमो या इशियामो। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही चालाक है। ठीक है, और इटालियन पर्सन का किरदार है जो शेक्सपियर के प्ले सिम्बलिन में आता है। ये प्ले के हीरो से ये शर्त लगाता है, ठीक है, पास्थुमस से, पास्थुमस आई थिंक नाम रहता है इमोजन के हस्बैंड का, तो पास्थुमस से ये शर्त लगाता है कि उसकी पत्नी यानी कि इमोजन के कैरेक्टर पर ये दाग लगा सकता है और फिर उसे धोखा देने की कोशिश करता है। वर्ड्स वाज शिफ्टेड फ्रॉम रेडिकल फ्रेंच रेवोल्यूशन सपोर्ट टू वॉट टू पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। ये याद रखना है कि वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन के कट्टर समर्थन से बदलकर क्या बन गए थे। पहले तो वो कट्टर समर्थन करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति का, लेकिन उसके बाद ये क्या बन गए, उसके बाद ये एक पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म बन गए। यानी कि अपने यूथ डेज में वर्ड्सवर्थ जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके क्रांतिकारी विचारों के बड़े समर्थक थे, बहुत समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन क्रांति के हिंसक हो जाने के बाद उनका मोह भंग हो गया, यानी कि जो लगाव था वो सब खत्म हो गया। अब चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो गया तो उनकी जो एनिट वायलन थी, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो बिलबेड थी, वो भी दूर हो गई, उनकी बेटी भी दूर हो गई कैरोलिन। तो इसी वजह से क्या हो गया, इनका पूरा मन हट गया और जीवन के जो बाद के वर्ष में इनकी जो सोच थी वो बदल गई, थोड़ा रूढ़िवादी भी बन गए। ठीक है, और ये किसको थोड़ा जो जैसे कि ट्रेडिशनल या व्यवस्था इसके समर्थक करने लगे। सेंटिमेंटल कॉमेडी वॉज पॉपुलर इन विच सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी। याद रखना है सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है ये 18th सेंचुरी में काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और ये प्ले की है एक स्टाइल है। इसका मकसद क्या होता था, लोगों को हंसाने से ज़्यादा भावुक करना और मॉरल लेसन देना था। ये प्ले ना मानवीय अच्छाई और भावनाओं पे जोर देता था, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी होती थी, मतलब हंसाने से ज़्यादा लोगों को भावुक करना या मॉरल लेसन देना था। सेंटिमेंटल आप यहीं पे देख लो, सेंटिमेंटल मतलब भी होता है भावुक करना। इन गोल्सवर्दी जस्टिस व्हाट क्राइम डज फाल्डर कमिट, तो ही फॉर्ड्स अ चेक। ठीक है, गोल्सवर्दी का जो जस्टिस है, जस्टिस में फाल्डर कौन सा अपराध करता है, तो वो एक चेक पर जालसाजी करता है। यानी कि वो चेक पे वो क्या करता है, 9 की जगह पे 90 कर देता है। ठीक है, और इसी कारण उस पर मुकदमा चलता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हु इज़ द विलेनस ब्रदर ऑफ एडगर इन किंग लियर, तो किंग लियर में जो विलेनस ब्रदर है वो एडमंड नाम रहता है। एडगर कौन रहता है, ये ग्लोसिस्टर का क्या रहता है, लेजिटिमेट सन होता है। ठीक है, लेजिटिमेट सन होता है, लेकिन एडमंड क्या होता है, ये इलेजिटिमेट सन होता है। ठीक है, सौतेला भाई रहता है।
आगे बढ़ते हैं, सौतेला बेटा रहता है। स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट होल्ड्स ट्रूथ इज कॉल्ड व्हाट? तो पैराडॉक्स। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सुनने में तो विरोधाभासी लगेगा लेकिन सच है, या देखने में, पहली नज़र देखने में आपको इम्पॉसिबल लगेगा लेकिन गहराई से सोचने पर आपको सच भी लगेगा। पैराडॉक्स जो ऊपरी तौर पर आपको बहुत गलत लगेगा, एब्सर्ड लगेगा, बेतुका लगेगा, लेकिन जब आप उस पर गहराई से सोचते हैं तो उसमें एक छिपी हुई सच्चाई नज़र आती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। जैसे मैंने कहा लेस इज़ मोर, ये एक पैराडॉक्स है। लेस इज़ मोर, कम ही ज़्यादा है। ये क्या, अगर आप एक नज़र में देख रहे हो तो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, कम कैसे ज़्यादा हो सकता है, या कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, या आपको गलत लग रहा है तो गलत है, या आपको बेतुका लग रहा है, लेकिन गहराई से सोचोगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा? एक गहराई से सोचोगे तो इसमें एक सच्चाई नज़र मिलेगी, कम ही ज़्यादा है। लास्ट है, मिल्टन्स ब्लाइंडनेस इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज सोनेट बिगिनिंग व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट व्हाट इज इज कॉमनली टाइटल, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन का जो अंधापन उनके किस सोनेट का एक विषय है, मतलब व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट से शुरू होता है, तो इसे आमतौर पर क्या टाइटल दिया गया? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। जब मिल्टन ने इसे लिखा था तो मिल्टन ने टाइटल क्या दिया था? व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज, यानी कि पोएम की फर्स्ट लाइन ही टाइटल बना दी जाती थी, लेकिन बाद में थॉमस न्यूटन ने क्या किया? 1761 में थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एक फेमस सोनेट है। तो कैसा लगा? ये था आपका, जिसमें हमने आज कंप्लीट किया, कितना कंप्लीट कर लिया? 310 ना, 310। अब हम नेक्स्ट पे मिलेंगे 2000, ये सीरीज होगी आपकी 2000 सीरीज चल रही है, जिसका 4th पार्ट भी जल्द ही आएगा, और जिसमें हम 311 से अपने फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, और इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो वो भी चेकआउट करिएगा, उसके बाद 3rd पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह आपकी LT की क्लासेस भी चलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये थ्योरी क्लासेस हैं LT की, और आपका ये TGT का भी इसी तरह फैक्ट चलता रहेगा। और अभी मैं बहुत कुछ कराने वाली हूँ TGT के, क्योंकि मुझे भी पता दिसंबर में पेपर है। हम यहाँ 2022 से मेहनत कर रहे हैं TGT के लिए, तो मैं इसको छोड़ूंगी थोड़ी ना, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी है TGT। खैर चलिए, फिर अपना प्यार, सपोर्ट एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या वो TGT की जो मैंने बताया था अभी आपको वीडियो के बीच में कि हम चलेंगे क्या कोटेशन वगैरह की, जहाँ मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट करूँगी, क्या वो चलाया जाए? तो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा ताकि चलाया जाए। आपकी राय मिलेगी तो बिल्कुल चलेगा। चलिए बाय बाय। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाय बाय।